नमस्कार। आज हम भारत की ज़मीन, उसकी बनावट और ख़ासकर उत्तर के विशाल पहाड़ी किले हिमालय पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी और दस्तावेज़ हैं, वो इस बहुत बड़े और पेचीदा इलाके की कहानी बताते हैं। मतलब ये कैसे बना, इसकी ख़ासियतें क्या हैं। तो चलिए, इन स्रोतों से काम की बातें निकालकर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में ये दस्तावेज दिखाते हैं कि भारत की जमीन पर कितनी अलग-अलग शक्लें हैं। हाँ, काफी विविधता है। कहीं ऊंचे पहाड़ आसमान छूते हैं, तो कहीं सपाट मैदान दूर तक फैले हैं, और बीच में है पठार और छोटी-मोटी पहाड़ियां। सही। अगर आंकड़ों में देखें तो करीब 10.7% हिस्सा ऊंचे पर्वतों का है, 18.6% पहाड़ियों का, 27.7% पठारी जमीन है। और सबसे ज्यादा मैदानी भाग है। हाँ, और सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 43% मैदानी है। वाकई ये विविधता ही कमाल की है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो आज हम नज़ारा देखते हैं, ये कोई एक दिन में नहीं बना। और जैसा इन दस्तावेजों में जिक्र हैं, ये लाखों सालों से पृथ्वी के अंदर सुलगती ताकतें, मतलब अंतर्जनित बल जिन्हें कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी, भूकंप वाली ताकतें। हाँ, वो सब। और बाहर मौसम जैसी चीजों से होने वाले बदलाव, मतलब बहिर्जनित बल, जैसे नदियों का कटाव, हवा या बर्फ का खिंचाव। अच्छा। इन सब का मिला जुला नतीजा है। साथ ही इसमें पृथ्वी की सतह की बड़ी बड़ी चट्टानी प्लेटों के खिसकने, प्लेट टेक्टोनिक्स। जी, प्लेट टेक्टोनिक्स, या प्लेटों का क्षैतिज संचरण, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। ये सब मिलकर ही आज की तस्वीर बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये प्रक्रिया आज भी धीमी गति से चली रही है। अच्छा, तो ये सब लगातार बदल रहा है। चलिए, अब भारत के इन अलग अलग हिस्सों में से पहले और सबसे शानदार हिस्से पर ध्यान लगाते हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय। हाँ, यानी हमारी महान हिमालय पर्वत श्रृंखला। जानकारी के अनुसार ये पश्चिम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से शुरू होकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक एक विशाल दीवार की तरह खड़ी है। बिल्कुल। पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसकी लंबाई करीब 2500 किलोमीटर बताई जाती है। 2500 किलोमीटर बहुत लंबी है। ये कोई मामूली दूरी नहीं है। और चौड़ाई भी एक जैसी नहीं, कहीं ये 100 किलोमीटर सिकुड़ी हुई है तो कहीं 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। हाँ, चौड़ाई बदलती रहती है। कुल मिलाकर करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका। ये तो कई देशों से भी बड़ा क्षेत्रफल है। अब जरा इसके अंदर झांकते हैं। हाँ, 2500 किलोमीटर लंबी और इतनी ऊंची श्रृंखला, और भूविज्ञान की नजर से देखें तो ये दस्तावेज इसे नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। नवीन मोड़दार पर्वत। नवीन यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर ये काफी नया है। धरती के अरबों साल के इतिहास में ये हाल की ही घटना मानी जाती है। अच्छा। और मोड़दार इसलिए क्योंकि ये तब बना जब दो विशाल भूभागों की प्लेटें टकराईं और उनके बीच की जमीन वो किसी कागज की तरह मुड़कर ऊपर उठ गई। ये घटना अल्पाइन भूसंचलन का हिस्सा थी, जो टर्शरी काल में हुई, मतलब आज से करोड़ों साल पहले, जब डायनासोर खत्म हो गए थे। हाँ, उनके बाद और स्तनधारी जीव जब विकसित हो रहे थे, उस दौर में। इसकी औसत ऊंचाई ही करीब 6000 मीटर है। 6000 मीटर औसत ऊंचाई? जी, इसीलिए ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात इन स्रोतों से निकल कर आती है। एशिया की 94 सबसे ऊंची चोटियों में से 92 चोटियां, 92? हाँ, 92 इसी हिमालय रेंज में है। ये आंकड़ा इसकी विशालता और प्रभुत्व को दिखाता है। 94 में से 92? ये तो सचमुच हैरत अंगेज है। मतलब दुनिया की छत का बड़ा हिस्सा यही है। बिल्कुल। इन दस्तावेजों में हिमालय को समझने के लिए उसे उत्तर से दक्षिण की ओर 4 मुख्य समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे एक के पीछे एक लहरें हों। जी, 4 रेंज हैं। सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई भी करीब 6000 मीटर है। उसके दक्षिण में है वृहद या आंतरिक हिमालय, मतलब ग्रेटर हिमालय। ये सबसे ऊंचा है, औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर। दुनिया की ज्यादातर सबसे ऊंची चोटियां इसी में हैं। एवरेस्ट, कंचनजंगा। हाँ, बिल्कुल। फिर आता है लघु या मध्य हिमालय, यानी लेसर हिमालय। इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है, 3500 से 4500 मीटर के बीच। हमारे ज्यादातर हिल स्टेशन इसी रेंज में है, शिमला, मसूरी। सही कहा। और सबसे आखिर में दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। ये सबसे नई और कम ऊंची श्रेणी है, 600 से 1500 मीटर ऊंची। जी, ये सबसे बाहरी रेंज है। आज हम अपना ध्यान सबसे उत्तरी पट्टी यानी ट्रांस हिमालय क्षेत्र पर लगाने वाले हैं। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प बातें पता चलती हैं। हाँ, ट्रांस हिमालय। जैसा कि इसके नाम से ही कुछ इशारा मिलता है,
ट्रांस यानी पार। और ये दस्तावेज भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भूवैज्ञानिक रूप से ये बाकी हिमालय से थोड़ा अलग है। इसे अक्सर मुख्य हिमालय का हिस्सा न मानकर यूरेशियन प्लेट का हिस्सा माना जाता है। अच्छा, मतलब ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। हाँ, जबकि बाकी का हिमालय भारतीय प्लेट के किनारे पर बना है। ठीक है। क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा तिब्बत के पठार से जुड़ा है, इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। तिब्बती हिमालय। जी। एक और नाम है टेथिस हिमालय। ये नाम उस प्राचीन टेथिस सागर की याद दिलाता है, जिसके मलबे मतलब अवसादों के ऊपर उठने से हिमालय का जन्म हुआ। ओके, टेथिस सागर। यहाँ का माहौल कैसा है? जानकारी बताती है कि यहाँ की जलवायु बेहद सख्त, ठंडी और सूखी है। बहुत कठोर? हाँ, इतनी के पेड़ पौधे लगभग ना के बराबर हैं। एक वीरान ऊंचा रेगिस्तान जैसा माहौल। और चट्टानों की बात करें तो यहाँ बाकी हिमालय के मुकाबले काफी पुरानी चट्टानें मिलती हैं। दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ टर्शियरी काल, जो हिमालय के बनने का मुख्य समय है जी, उससे लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें मौजूद हैं। कैम्ब्रियन, वो तो बहुत पुराना हुआ। हाँ, कैम्ब्रियन यानी आज से लगभग 50 करोड़ साल पहले का समय, जब पृथ्वी पर जीवन अभी शुरुआती दौर में था। ये दिखाता है कि इस इलाके का भूवैज्ञानिक इतिहास कितना लंबा और जटिल रहा है। तो मतलब ट्रांस हिमालय असल में यूरेशियन प्लेट का किनारा है और इसमें बहुत पुरानी चट्टानें भी हैं, जबकि मुख्य हिमालय नया है। ये तो वाकई में हिमालय की कहानियों को और भी परतदार बना देता है। बिल्कुल। अच्छा, ये स्रोत ये भी बताते हैं कि ट्रांस हिमालय खुद 3 मुख्य पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। चलिए सबसे पहले काराकोरम पर बात करते हैं। नाम तो बहुत सुना है इसका। हाँ, काराकोरम का नाम सुनते ही ऊंचाई और बर्फ का ख्याल आता है। ये भारत की सबसे उत्तर वाली पर्वत श्रेणी है। सबसे उत्तर में? जी। ये अपनी जबरदस्त ऊंचाई और दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियरों, मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर, उनके लिए जानी जाती है। और यहीं पर है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। K2, गॉडविन ऑस्टिन। हाँ, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो इसे माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बनाती है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची? जी। इन दस्तावेजों में एक और ऊंची चोटी का जिक्र है, K4, जिसे गैशर ब्रूम के नाम से जाना जाता है। ओके। लेकिन सिर्फ चोटियां ही नहीं, काराकोरम विशाल हिमनदों यानी ग्लेशियरों का घर है। यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो इनकी विशालता का अंदाजा देते हैं। हाँ, ग्लेशियर्स। सियाचिन ग्लेशियर लगभग 72 किलोमीटर लंबा। ओके। ये नुब्रा घाटी में है और भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। 72 किलोमीटर्स? जी। सामरिक रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है बियाफो ग्लेशियर, करीब 63 किलोमीटर। बाल्टोरो ग्लेशियर, करीब 62 किलोमीटर। दुनिया की कुछ सबसे मुश्किल चढ़ाई वाली चोटियां इसी के आसपास हैं। और हिस्पर ग्लेशियर, करीब 61 किलोमीटर लंबा। ये ग्लेशियर तो नदियों जैसे लंबे हैं। हाँ, एक तरह से बर्फ की नदियां ही हैं। ये सिर्फ बर्फ के पहाड़ नहीं हैं, ये मीठे पानी के बहुत बड़े भंडार हैं और इनसे कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। सही बात है। पश्चिम में ये श्रेणी पामीर की गांठ से जा मिलती है, जिसे दुनिया की छत भी कहते हैं। पामीर नॉट? हाँ, क्योंकि यहाँ कई बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं आकर मिलती हैं। और दक्षिण पूर्व की ओर ये कैलाश श्रेणी तक फैली है, जिसका तिब्बत में गहरा धार्मिक महत्व है। 72 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ये तो नदियों जैसे ही हो गए, बस बर्फ के। अच्छा, काराकोरम के दक्षिण में, जैसा कि इन कागजात में लिखा है, लद्दाख श्रेणी है। जी, काराकोरम के साउथ में। और इसका पूर्वी हिस्सा ही तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात पता चलती है। दुनिया की सबसे खड़ी ढलान वाली चोटियों में से एक, राका पोशी, इसी लद्दाख श्रेणी में है। हाँ, राका पोशी। ये चोटी अपनी ढलान की वजह से मशहूर है। हाँ, राका पोशी 7788 मीटर्स पर्वतारोहियों के बीच अपनी सीधी चढ़ाई या कहें कि अत्यधिक तीव्र ढलान के लिए जानी जाती है। अच्छा। लेकिन लद्दाख श्रेणी का महत्व सिर्फ राका पोशी तक ही सीमित नहीं है। भौगोलिक रूप से ये एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। ये श्रेणी उत्तर में बहने वाली श्योक नदी, जो आगे जाकर सिंधु में मिलती है, हाँ, श्योक नदी, और दक्षिण में बहने वाली मुख्य सिंधु नदी के बीच एक जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक मतलब वाटर डिवाइड? जी, वाटर डिवाइड मतलब एक ऐसी ऊंची रेखा जो तय करती है कि बारिश या बर्फ पिघलने का पानी किस तरफ की नदी में जाएगा।
आप सोच सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में पानी के बहाव को नियंत्रित करने में ये जल विभाजक कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, ये तो पूरे ड्रेनेज सिस्टम को तय करते होंगे। बिल्कुल, ये पूरे इलाके के ड्रेनेज सिस्टम को आकार देते हैं। समझ गई। तो लद्दाख श्रेणी एक तरह से पानी का बंटवारा करती है सिंधु और श्योक के बीच। अब आते हैं ट्रांस हिमालय की तीसरी मुख्य श्रेणी पर, जास्कर श्रेणी। जास्कर दस्तावेजों के हिसाब से ये लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है और महान हिमालय मतलब ग्रेटर हिमालय के उत्तर में। जी, दोनों के बीच में। यानी ये लद्दाख और महान हिमालय के बीच सैंडविच की तरह है। और एक खास बात ये बताई गई है कि मशहूर सिंधु नदी जो भारत की पहचान से जुड़ी है, हाँ, इंडस, वो इन्हीं लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच बनी घाटी से होकर बहती है। बिल्कुल, सिंधु नदी का इन दो विशाल श्रेणियों के बीच से अपना रास्ता बनाना दिखाता है कि नदियां कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं और ये भू आकृतियों को कैसे काटती और आकार देती हैं। सिंधु घाटी खुद में एक बेहद महत्वपूर्ण भौगोलिक और ऐतिहासिक गलियारा रही है। और इस जास्कर श्रेणी की कोई और खास बात? हाँ, जास्कर श्रेणी की एक और पहचान है यहाँ मौजूद महत्वपूर्ण दर्रे। इनमें से एक प्रमुख दर्रे का जिक्र स्रोत करते हैं, बारालाचा दर्रा। बारालाचा ला? जी, बारालाचा ला। ये एक ऊंचा पहाड़ी रास्ता है, लगभग 4890 मीटर की ऊंचाई पर। काफी ऊंचा है। हाँ, ये दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल इलाके को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। अच्छा, लाहौल को लेह से? जी, पहाड़ों में दर्रों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। ये ऊंची दीवारों के बीच दरवाजों की तरह होते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो व्यापार, लोगों का आना जाना, फौजों की आवाजाही और संस्कृतियों का मेल मिलाप इन्हीं दर्रों के जरिए संभव हो पाया है। ये तो रास्ते खोलते हैं। बिल्कुल। आज भी बारालाचा दर्रा रणनीतिक रूप से अहम है क्योंकि ये मनाली से ले जाने वाले हाईवे का एक जरूरी हिस्सा है। हालांकि भारी बर्फबारी के कारण इस साल के कई महीने बंद रहता है, लेकिन जब खुलता है तो लद्दाख के लिए एक जीवन रेखा का काम करता है। तो इन दर्रों ने मुश्किल पहाड़ों में भी रास्ते बनाए रखे। चलिए, अब तक जो हमने समझा उसे समेटते हैं। जी, आज हमने इन स्रोतों की मदद से भारत की जमीन की बनावट की कुछ झलकियां देखी, कैसे यहाँ पहाड़, पठार, मैदान सब कुछ है। हाँ, वो विविधता। फिर हमने हिमालय पर फोकस किया, ये कैसे बना, कितना विशाल है, एशिया की 92 सबसे ऊंची चोटियां, और ये भूवैज्ञानिक तौर पर नया है। जी, नवीन मोड़दार पर्वत। खास तौर पर हमने ट्रांस हिमालय को समझा, जो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है और तिब्बती हिमालय भी कहलाता है। इसकी 3 मुख्य श्रेणियां, काराकोरम जो K2 और सियाचिन जैसे विशाल ग्लेशियरों का घर है, बिल्कुल। लद्दाख जहां राकापोशी जैसी खड़ी चोटी है और जो सिंधु श्योक के बीच पानी बांटती है, जल विभाजक, और जास्कर जिसके और लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है और जहां बारालाचा जैसा महत्वपूर्ण दर्रा है। ये सब जानकारी अपनी जगह है, पर इसका बड़ा मतलब क्या निकलता है? इसका बड़ा मतलब ये है कि हम एक ऐसी जमीन को देख रहे हैं जो सिर्फ अपनी ऊंचाई और फैलाव में ही असाधारण नहीं है, बल्कि ये भूवैज्ञानिक रूप से बेहद सक्रिय और महत्वपूर्ण भी है। सक्रिय मतलब एक्टिव? हाँ, एक्टिव। ये सब, जैसा शुरू में इशारा किया गया था, पृथ्वी के अंदर और बाहर की ताकतों के लगातार चलते रहने वाले खेल, और खासकर महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर, प्लेट टेक्टोनिक्स, उसका नतीजा है। इसी टक्कर ने इस भव्य ऊंचे नीचे लैंडस्केप को जन्म दिया है। ट्रांस हिमालय का यूरेशियन प्लेट से जुड़ा होना और वहां कैम्ब्रियन युग जैसी बहुत पुरानी चट्टानों का मिलना, जबकि मुख्य हिमालय नया है, ये इसके बनने की कहानी को और भी जटिल और रोमांचक बना देता है। सही कहा। यह हमें याद दिलाता है कि धरती की सतह एक कैनवस की तरह है, जिस पर प्रकृति लगातार बदलाव करती रहती है, भले ही हमें वो रोजमर्रा में महसूस ना हो। ये प्रक्रिया है करोड़ों सालों में पहाड़ों को खड़ा कर देती हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आप खुद सोच सकते हैं। इन दस्तावेजों में कहा गया है कि ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों से बना है। सेडिमेंट्री रॉक्स। हाँ, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी वो चट्टानें जो मिट्टी, रेत या समुद्री जीवों के अवशेषों के जमने और दबाव से बनती हैं। और यहाँ टर्शरी यानी नया से लेकर कैम्ब्रियन, बहुत पुराना युग तक की चट्टानें मिलती हैं। ये बहुत दिलचस्प है। कितना दिलचस्प है ये सोचना कि ये प्राचीन चट्टानें, जिनमें से कई शायद कभी टेथिस नाम के एक प्राचीन महासागर की तलहटी में बनी होंगी, जी, जो टेथिस सागर का तल था, वो आज दुनिया की सबसे ऊंची और भूवैज्ञानिक रूप से नई पर्वत श्रृंखलाओं में से एक का हिस्सा कैसे बन गईं।
समुद्र के नीचे बनी चट्टानों का आसमान छूते पहाड़ बन जाना, ये धीमे लेकिन जबरदस्त ताकत वाली प्रक्रिया हमें पृथ्वी के अविश्वसनीय रूप से लंबे, नाटकीय और लगातार बदलते रहने वाले इतिहास के बारे में क्या सिखाती है?